नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका आपके अपने सबसे भरोसेमंद चैनल पर। किसान भाइयों, आज का ये वीडियो कोई साधारण जानकारी वाला वीडियो नहीं है, बल्कि ये आपकी खेती के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय साबित होने वाला है। आज हम एक ऐसे विषय पर बहुत गहराई से बात करने वाले हैं जिसे अगर आपने समझ लिया और अपने खेत में अपना लिया तो विश्वास मानिए आपकी खेती की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। आज हम बात करेंगे उस संजीवनी बूटी की जिसे हम और आप जीवामृत के नाम से जानते हैं। हम सब जानते हैं कि पिछले 50-60 सालों में हमने अपने खेतों में रासायनिक खादों का इतना प्रयोग किया है कि हमारी मिट्टी अब पत्थर जैसी हो गई है। हम हर साल डीएपी और यूरिया की बोरियां बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन पैदावार उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। मिट्टी की जान निकल चुकी है। ऐसे में जीवामृत एक ऐसी किरण बनकर उभरा है जिसने लाखों निराश किसानों को एक नई उम्मीद दी है। लेकिन समस्या ये है कि बहुत से किसान भाई इसे सिर्फ एक घोल या देसी खाद समझते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ खाद नहीं है, ये एक पूरा विज्ञान है, ये एक कल्चर है। आज के इस बहुत ही विस्तृत एपिसोड में हम जीवामृत की एक एक परत खोलेंगे। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि इसे बनाना कैसे है, क्योंकि बनाना तो शायद आप जानते भी होंगे। आज हम ये जानेंगे कि इसके पीछे का माइक्रोबायोलॉजी क्या है। जब आप गुड़ डालते हैं तो ड्रम के अंदर क्या केमिकल रिएक्शन होता है, बेसन का असली काम क्या है, और सबसे बड़ी बात, जब ये जीवामृत आपकी मिट्टी में जाता है तो 6 इंच नीचे अंधेरे में ये कैसे काम करता है। हम उन अदृश्य जीवाणुओं की दुनिया की सैर करेंगे जो आपकी फसल को पालते हैं। तो आप अपना समय लेकर आराम से बैठिए, क्योंकि आज हम खेती की जड़ तक जाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर हमें जीवामृत की जरूरत क्यों पड़ी? हमारी धरती माता, हमारी खेत की मिट्टी अपने आप में पूर्ण है। भगवान ने या प्रकृति ने मिट्टी को ऐसा बनाया है कि उसमें वो सारे पोषक तत्व मौजूद हैं जो एक पौधे को चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, आयरन, कॉपर, सब कुछ हमारी मिट्टी में भरा पड़ा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी मिट्टी में इतना पोटाश है कि हम अगले 100 सालों तक भी खेती करें तो भी वो खत्म नहीं होगा। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये सब ताले में बंद है। ये अघुलनशील अवस्था में है, यानी पौधा अपनी जड़ों से इसे सीधा नहीं खा सकता। जैसे मान लीजिए आपके रसोई घर में दाल, चावल, आटा सब रखा है, लेकिन आप कच्चा नहीं खा सकते। उसे पकाने के लिए रसोइया चाहिए। ठीक वैसे ही मिट्टी में पड़े हुए इन पोषक तत्वों को पकाने वाला रसोइया गायब है। और वो रसोइया कौन है? वो है सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, केंचुए। हमने जहरीले कीटनाशक डालकर अपने इन रसोइयों को, इन मित्र कीटों को मार दिया है। इसी वजह से खेत में खाद तो पड़ी है, पर पौधा भूखा है। जीवामृत का एक ही काम है, उन रसोइयों को, उन मित्र जीवाणुओं को वापस खेत में लाना। जीवामृत खाद नहीं है, ये उन जीवाणुओं का भंडार है। ये एक जामन है जो मरी हुई मिट्टी को फिर से जिंदा कर देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जीवामृत बनाने के पीछे के विज्ञान को। एक एक सामग्री पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर वही चीज क्यों डाली जाती है। सबसे मुख्य सामग्री है देसी गाय का गोबर। यहाँ बहुत से किसान भाई पूछते हैं कि क्या हम भैंस का गोबर ले सकते हैं, क्या हम जर्सी गाय का गोबर ले सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वैज्ञानिकों ने जब देसी गाय के गोबर की जांच की तो पाया कि देसी गाय की आंत में, उसके पेट में एक विशेष प्रकार की फैक्ट्री है। देसी गाय के 1 ग्राम ताज़ा गोबर में कम से कम 300 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। ये वो जीवाणु हैं जो जमीन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं। इसमें एजोटोबैक्टर है जो हवा से नाइट्रोजन खींचता है। इसमें स्यूडोमोनास है जो फास्फोरस को घोलता है। इसमें ट्राइकोडर्मा है जो फफूंद को मारता है। जर्सी गाय या भैंस के गोबर में ये जीवाणु बहुत कम होते हैं, और उनमें मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं जो गर्मी पैदा करते हैं। इसलिए आधार तो देसी गाय का गोबर ही होगा, और गोबर जितना ताज़ा हो उतना अच्छा, क्योंकि ताज़े गोबर में बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं। सूखे हुए गोबर में वो सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं। दूसरी सामग्री है गोमूत्र। गोमूत्र क्यों? गोमूत्र के 2 काम हैं। पहला, ये खुद खनिजों का भंडार है। इसमें यूरिया से ज्यादा नाइट्रोजन होता है, इसमें पोटाश होता है, इसमें सल्फर होता है। लेकिन इसका दूसरा और सबसे बड़ा काम है, ये एक एंटी फंगल और एंटी वायरल एजेंट है। ये हमारे जीवामृत को खराब होने वाले बैक्टीरिया से बचाता है और फसल में लगने वाले रोगों को रोकता है। गोमूत्र आप कितना भी पुराना ले सकते हैं, वो खराब नहीं होता। तीसरी और बहुत ही रोचक सामग्री है गुड़। अक्सर लोग सोचते हैं कि गुड़ सिर्फ मिठानपन के लिए है। नहीं दोस्तों, यहाँ गुड़ का रोल बहुत ही वैज्ञानिक है। देखिए,
हमने ड्रम में गोबर डाला, यानी हमने करोड़ों बैक्टीरिया डाल दिए। अब उन करोड़ों बैक्टीरिया को अपनी संख्या बढ़ानी है, उन्हें प्रजनन करना है। एक बैक्टीरिया को 2 होने में और 2 को 4 होने में ऊर्जा चाहिए, उन्हें ताकत चाहिए। गुड़ कार्बन का सबसे शुद्ध और सस्ता स्रोत है। ये उन बैक्टीरिया का भोजन है। जैसे ही आप घोल में गुड़ डालते हैं, बैक्टीरिया उस पर टूट पड़ते हैं और उसे खाकर अपनी संख्या को कई हजार गुना तेजी से बढ़ाने लगते हैं। अगर आप गुड़ नहीं डालेंगे तो बैक्टीरिया भूखे मर जाएंगे और उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप गन्ने का रस भी ले सकते हैं या मीठे फलों का गूदा भी ले सकते हैं, लेकिन गुड़ सबसे सटीक परिणाम देता है। चौथी सामग्री है बेसन या किसी भी दाल का आटा। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे कई बार लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हमने बैक्टीरिया को ऊर्जा के लिए गुड़ तो दे दिया, लेकिन उनके शरीर को बनने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। बेसन प्रोटीन का भंडार है। जब बैक्टीरिया को गुड़ से ऊर्जा और बेसन से प्रोटीन मिलता है तो उनकी सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। आप चने का बेसन, उड़द का आटा, अरहर या मूंग का आटा ले सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि सोयाबीन या मूंगफली का आटा नहीं लेना है, क्योंकि उनमें तेल होता है और तेल बैक्टीरिया की परत बना लेता है, जिससे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। हमें सिर्फ द्विदलीय यानी दाल वाली फसलों का आटा चाहिए। और 5वीं सामग्री है सजीव मिट्टी। ये क्या है? आपको किसी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी लेनी है, या फिर किसी जंगल की मिट्टी। क्यों? क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे कभी कोई यूरिया नहीं डालता। वहां की मिट्टी में आज भी वो प्राचीन और शक्तिशाली जीवाणु जिंदा हैं जो प्रकृति ने बनाए थे। जब हम वो एक मुट्ठी मिट्टी ड्रम में डालते हैं तो हम उस मदर कल्चर को, उन पुराने ताकतवर जीवाणुओं को अपने जीवामृत में शामिल कर लेते हैं। ये एक तरह से दही जमाने के लिए जामन का काम करती है। अब बात करते हैं बनाने की प्रक्रिया और उसके दौरान होने वाली रासायनिक क्रियाओं की। आपको 200 लीटर के ड्रम में लगभग 170 लीटर पानी लेना है। उसमें 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन का घोल बनाकर डालना है, और आखिर में वो एक मुट्ठी मिट्टी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा विज्ञान काम करता है, घोल को घुमाना। हमें इसे लकड़ी के डंडे से घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घुमाना है, दाएं से बाएं। इसके पीछे का कारण बहुत गहरा है। जब हम किसी द्रव को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो उसमें एक भंवर बनता है, एक वोर्टेक्स बनता है। ये भंवर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को यानी कॉस्मिक एनर्जी को अपनी ओर खींचता है। साथ ही वैज्ञानिक कारण ये है कि इस तरह घुमाने से घोल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। हमारे जो मित्र जीवाणु हैं वो एरोबिक हैं, यानी उन्हें जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए। अगर हम घोल को नहीं हिलाएंगे तो ऊपर पपड़ी जम जाएगी और नीचे के बैक्टीरिया ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। इसलिए अगले 48 से 72 घंटे तक दिन में 2 बार इसे घुमाना अनिवार्य है। इन 48 घंटों में ड्रम के अंदर क्या होता है? पहले 24 घंटे में बैक्टीरिया गुड़ और बेसन को खाना शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि ड्रम के ऊपर झाग आने लगा है और हल्की हल्की बुलबुले उठ रहे हैं। ये संकेत है कि किण्वन यानी फर्मेंटेशन शुरू हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और बैक्टीरिया लाखों से करोड़ों और करोड़ों से अरबों में बदल रहे हैं। 48 घंटे होते होते ड्रम से एक खट्टी मीठी गंध आने लगती है। ये गंध बताती है कि आपका जीवामृत तैयार है। अब इस ड्रम में असंख्य अनगिनत सूक्ष्म जीव तैयार हैं जो आपके खेत में जाने के लिए बेताब हैं। ध्यान रहे, इसे छाया में ही रखना है। धूप की अल्ट्रावायलेट किरणें इन जीवाणुओं को मार सकती हैं। और ड्रम का मुंह जूट की बोरी से ढकना है, प्लास्टिक से नहीं, ताकि ड्रम के अंदर हवा आती जाती रहे। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, जीवामृत का खेत में प्रयोग और मिट्टी के साथ उसका व्यवहार। जब आप सिंचाई के पानी के साथ इस जीवामृत को खेत में बहाते हैं तो क्या होता है? जैसे ही ये जीवामृत मिट्टी को छूता है, इसमें मौजूद करोड़ों बैक्टीरिया मिट्टी के कणों के साथ चिपक जाते हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं मिनरलाइजेशन। मिट्टी में जो फॉस्फेट पत्थर बनकर पड़ा है, ये बैक्टीरिया एक विशेष प्रकार का एसिड छोड़ते हैं जिससे वो पत्थर पिघलने लगता है और पौधे की जड़ों को फॉस्फोरस मिलने लगता है। आप देखेंगे कि जीवामृत डालने के 5-7 दिन बाद ही फसल का रंग गहरा हरा होने लगता है। ये यूरिया वाला हरापन नहीं है, ये कुदरती हरापन है जो क्लोरोफिल बढ़ने से आया है। दूसरा चमत्कार होता है केंचुओं की वापसी। जीवामृत की गंध देसी केंचुओं को बहुत आकर्षित करती है। हमारी जमीन में 15 फीट नीचे केंचुए समाधि लेकर सो रहे हैं क्योंकि ऊपर रसायनों की गर्मी है, लेकिन जैसे ही उन्हें जीवामृत की गंध मिलती है और मिट्टी का वातावरण ठंडा होता है, वे ऊपर की तरफ भागते हैं।
केंचुए दिन रात काम करते हैं। वे नीचे की उपजाऊ मिट्टी को खाकर ऊपर लाते हैं और अपनी विष्ठा छोड़ते हैं, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हजारों केंचुए नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो वे खेत में करोड़ों छोटे छोटे छेद बना देते हैं। इससे क्या होता है? बारिश का पानी खेत के बाहर नहीं बहता, बल्कि उन छेदों से सीधा जमीन के भूगर्भ में उतर जाता है और हवा जड़ों तक पहुंचती है। विज्ञान की भाषा में इसे वाफसा अवस्था कहते हैं, यानी मिट्टी में 50% हवा और 50% नमी। जीवामृत इसी वाफसा को बनाता है। जिस खेत में वाफसा है, वहां जड़ों का विकास कई गुना तेजी से होता है। तीसरा फायदा, रोग प्रतिरोधक क्षमता। जीवामृत में ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास जैसे फफूंदनाशक जीवाणु भी पनपते हैं। जब ये खेत में फैलते हैं तो ये हानिकारक फफूंद जो जड़ गलन या उकठा रोग फैलाते हैं, उन्हें खा जाते हैं या उन्हें पनपने नहीं देते। यानी जीवामृत एक तरह से मिट्टी का टीकाकरण कर देता है। अब बात करते हैं कि इसे प्रयोग कैसे करना है और किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। मात्रा का नियम है 1 एकड़ में महीने में एक बार 200 लीटर जीवामृत। अगर आपकी जमीन बहुत ज्यादा खराब है तो आप शुरुआत में हर पानी के साथ यानी हर 15 दिन में भी इसे दे सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि जब ट्यूबवेल चल रहा हो तो मुख्य नाली पर ड्रम रख दें और उसमें टोटी लगा दें। टोटी को इतना खोलें कि जब तक खेत में पानी चले तब तक ड्रम खाली हो जाए। आप इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। खड़ी फसल पर स्प्रे करने के लिए आपको इसे छानना होगा। 100 लीटर पानी में 5 से 10 लीटर जीवामृत मिलाएं और स्प्रे करें। ये टॉनिक का काम करता है। फूल आने के समय और फल बनने के समय इसका स्प्रे करने से फूलों का झड़ना रुक जाता है और फलों का आकार और चमक बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, कुछ गलतियां हैं जो अक्सर किसान भाई करते हैं, जिनसे आपको बचना है। पहली गलती, जीवामृत और रासायनिक खाद साथ साथ डालना। अगर आपने आज जीवामृत चलाया और कल यूरिया या डीएपी डाल दिया या कोई कीटनाशक डाल दिया तो समझ लीजिए आपने अपनी मेहनत पर पानी फेर दिया। रसायन उन सभी बैक्टीरिया को मार देगा। आपको एक गैप, एक अंतराल रखना होगा। अगर आप पूरी तरह जैविक पर नहीं जा सकते तो कम से कम जीवामृत डालने के 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद तक खेत में कोई जहर न डालें। धीरे धीरे रसायनों को कम करें। दूसरी गलती, धातु के बर्तन का प्रयोग। जीवामृत को कभी भी लोहे, तांबे या पीतल के बर्तन में न तो बनाना है और न ही रखना है। खट्टी चीजों के साथ धातु प्रतिक्रिया करती है और जहर बन सकती है। हमेशा प्लास्टिक का ड्रम या सीमेंट की टंकी का ही प्रयोग करें। तीसरी गलती, समय सीमा। जीवामृत बनाने के बाद उसे 7 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। 7 दिन तक बैक्टीरिया की संख्या चरम पर होती है। उसके बाद उनकी संख्या घटने लगती है, क्योंकि ड्रम के अंदर का भोजन यानी गुड़ और बेसन खत्म होने लगता है। इसलिए ताज़ा बनाएं और ताज़ा प्रयोग करें। अब सवाल आता है कि क्या ये हर फसल के लिए है? जी हाँ, चाहे गेहूं हो, धान हो, गन्ना हो, सब्जियां हो या फलों के बाग, हर वो पौधा जिसकी जड़ें मिट्टी में हैं, उसे जीवामृत चाहिए। गन्ने और केले जैसी लंबी अवधि की फसलों में तो इसके परिणाम चमत्कारिक देखे गए हैं। गन्ने की मोटाई और पोरियों की लंबाई में जबरदस्त इजाफा होता है। सब्जियों में स्वाद वापस आ जाता है। जो खीरा या टमाटर आप जीवामृत से उगाएंगे, उसका स्वाद बाजार वाले हाइब्रिड और रासायनिक सब्जी से बिल्कुल अलग होगा। उसकी शेल्फ लाइफ यानी रखे रहने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, खेती अब केवल मेहनत का काम नहीं रहा, ये समझदारी और विज्ञान का खेल है। जीवामृत कोई पीछे ले जाने वाली तकनीक नहीं है, बल्कि ये भविष्य की तकनीक है। आज पूरी दुनिया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी टिकाऊ खेती की बात कर रही है और उसका रास्ता जीवामृत से होकर ही जाता है। इससे आपकी लागत लगभग शून्य हो जाती है। बाजार से ना आपको यूरिया लाना है, न डीएपी, न कोई ग्रोथ प्रमोटर। सब कुछ आपके घर में, आपके खेत में मौजूद है। बस आपको उस विज्ञान को समझना है और थोड़ी सी मेहनत करनी है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि ये झंझट का काम है। ड्रम घोलो, छानो, बहाओ। यूरिया का कट्टा फेंकना आसान लगता है, लेकिन सोचिए वो आसान रास्ता हमें कहाँ ले आया है? कर्ज में, बीमारी में और बंजर जमीन की तरफ। ये थोड़ी सी मेहनत आपके बच्चों के भविष्य के लिए एक स्वस्थ जमीन तैयार करेगी। मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आपको डर लगता है कि कहीं पैदावार कम ना हो जाए, तो आप अपने पूरे खेत में इसे मत डालिए। अपने खेत का एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 10 बिस्वा या 1 बीघा जमीन अलग कर लीजिए और कसम खा लीजिए कि इस टुकड़े में मैं सिर्फ जीवामृत का प्रयोग करूंगा। आप खुद अंतर देखिए। 6 महीने बाद आप उस मिट्टी को हाथ में लेंगे तो वो मक्खन जैसी मुलायम होगी और पड़ोस वाले खेत की मिट्टी ईंट जैसी सख्त होगी। फसल में बीमारी कम आएगी और पानी की खपत आधी रह जाएगी।
वो परिणाम ही आपका विश्वास बदलेंगे। तो दोस्तों, ये थी जीवामृत की पूरी कहानी विज्ञान के नजरिए से। हमने जाना कि कैसे गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और मिट्टी मिलकर एक ऐसा अमृत बनाते हैं जो निर्जीव मिट्टी में प्राण फूंक देता है। ये सूक्ष्म जीवों की एक विशाल सेना है जो आपके लिए दिन रात 24 घंटे काम करती है, वो भी बिना वेतन मांगे। हमें उम्मीद है कि इस विस्तृत जानकारी ने आपके मन के सारे भ्रम दूर कर दिए होंगे। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है कि किस फसल में कितनी मात्रा दें या किस मौसम में क्या बदलाव करें, तो आप बेझिझक हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपकी मदद करके। इस वीडियो को, इस जानकारी को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने साथी किसानों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि एक किसान जागेगा तो पूरा गांव जागेगा, और जब गांव जागेगा तो देश स्वस्थ और समृद्ध होगा। हम आगे भी आपके लिए खेती की ऐसी ही बारीक और वैज्ञानिक जानकारियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपनी और अपनी मिट्टी की सेहत का ख्याल रखें। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान।